हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और यहाँ पे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में बात करने वाले हैं और वो हैं आपके जॉर्ज हर्बर्ट। अब जब जॉर्ज हर्बर्ट का नाम बात करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपके एक एंग्लिकन प्रीस्ट थे। इसका मतलब ये है कि जॉर्ज हर्बर्ट के एक ही टाइम पर वो रिलीजियस फिगर और पोएट ये दोनों थे यहाँ पे। 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट भी कंसिडर किए जाते हैं। एंग्लिकन प्रीस्ट होने का सीधा अफेक्ट उनकी पोइट्री पर पड़ता है। उनकी पोएम्स आपकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि डिवोशन और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के लिए आपकी लिखी गई थी। मेटाफिजिकल पोएट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रिलीजन या रिलीजियस बातें ही लिखते हैं, बल्कि वो और भी ज़्यादा डीप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे कि गॉड, सोल, फेथ और रेस्टलेसनेस का लॉजिकल रीजनिंग और मेटाफर्स के थ्रू समझाते हैं। हर्बर्ट के यहाँ पे जो फेथ है वो अंधभक्त नहीं है, वो यहाँ पे ब्लाइंड फेथ नहीं है, यहाँ पे वो सोचा समझा एक रीजन फेथ होता है यहाँ पे। ठीक है। नाउ ही इज रिनाउंड फॉर हिज ओन डिवोशनल पोएट्री इन द टेम्पल। तो ये जो उन्होंने पोएट्री लिखी थी यहाँ पे आपका जॉर्ज हर्बर्ट की सबसे फेमस पोएटिक कलेक्शन द टेम्पल है, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। डिवोशनल पोएट्री का मतलब है कि ऐसी पोएट्री जो प्रेयर, वर्शिप और गॉड के साथ पर्सनल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। द टेम्पल सिर्फ पोएम्स का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक इनर स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सोल जो है आपकी वो गॉड से बात करती है, कोई डाउट के साथ में, कभी कभी सरेंडर के साथ में। अब यहाँ पे द पुली का बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो द पुली भी इन्होंने एक और वर्क लिखा था। यहाँ पे जो द पुली जो है, ये भी आपके इसी डिवोशनल मूड को पोयम है, सेम पोयम है ऑलमोस्ट, जहाँ गॉड के एक्शंस को एक लविंगली तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपके कंबाइन किया है रिलीजियस फेथ और आपके कंसीट्स वगैरह को। हर्बर्ट की खास बात यही है कि वो रिलीजन के इन सबको एक ऐसे आपके सिर्फ मंत्र की तरह नहीं, एक ड्राई सरमन की तरह नहीं, बल्कि वो फेथ को कंसीट्स के थ्रू समझाते हैं, जैसे कि पुली में उन्होंने लिखा है, और विट को यूज करते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंट थिंकिंग को यहाँ पे अपना लेकर आते हैं, और साथ में म्यूजिक पोएम स्मूथ और रिदमिक अपनी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। और थीम्स वगैरह का बात करो यहाँ पे, तो हर्बर्ट की पोइट्री का मेजर थीम्स होता है ह्यूमन सोल के एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको लिखना। इनकी पोइट्री में आपको स्ट्रगल दिखेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रगल जो होता है, जहाँ पे इंसान का गॉड से रिलेशन हमेशा स्मूथ नहीं होता, कभी कंफ्यूजन होता है, कभी डिससेटिस्फेक्शन होता है। फिर डिवाइन लव में आप बात करेंगे यहाँ पे, तो गॉड को हर्बर्ट ने हार्श जज नहीं दिखाया, बल्कि वो एक लविंग गाइड के रूप में यहाँ पे उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। इंसान वीक है, इजीली सेटिस्फाइड या डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, और यही वीकनेस यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन फ्रेलिटी के थ्रू दिखाई है, और हर्बर्ट इस फ्रेलिटी को ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं। फिर फाइनल पीस में अब वो अपने आप को सबमिट करते हैं गॉड के लिए, जब इंसान गॉड की विल को एक्सेप्ट करता है और रेजिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा का सारा चीज़ उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया है। द पुली में ये सारी थीम्स आपके सडनली प्रेजेंट है। और मेजर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जॉन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डन, हु इज नोन फॉर शेप्ड वर्ड्स एंड सिंपल येट प्रोफाउंड लैंग्वेज के लिए। ठीक है। तो जॉन डन का इन्फ्लुएंस हर्बर्ट पर बहुत ही क्लियरली दिखता है, जैसे कि जो मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स यूज़ किए हैं और जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है उन्होंने, जहाँ पे वो गॉड को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन हर्बर्ट डन से ज़्यादा काम और कंट्रोल्ड है यहाँ पे। हर्बर्ट शेप्ड वर्ड्स के लिए भी फेमस है, मतलब कभी पोएम का शेप किसी ऑब्जेक्ट जैसा होता है, ऑल्टर विंग्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, और कभी किसी और के जैसा। और उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, और मीनिंग भी उनका जो है यहाँ पे आपका बहुत डीप होता है। ईजी वर्ड्स लिखे हैं उन्होंने, लेकिन वो ईजी वर्ड्स जो है यहाँ पे बहुत पावरफुल आइडियाज़ को यहाँ पे आपके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इस वर्क का आपका यहाँ पे बात करें, पुली का बात करें, तो पुली का जो है यहाँ पे ये लिया गया है आपके टाइटल कलेक्शन से लिया गया, सॉरी टेम्पल कलेक्शन से लिया गया है, विच वॉज पब्लिश्ड व्हेन इन 1633 में। पोएम का टाइटल ही एक मेटाफर है, द पुली। पुली का मतलब क्या होता है? द पुली ये एक आपका मैकेनिकल डिवाइस है जो यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग कैरी करता है। ये पोयम द टेम्पल कलेक्शन का हिस्सा है, इसीलिए इसका टोन डिवोशनल और रिलीजियस है, ना कि फिलोसॉफिकल डिबेट जैसा आपको लगेगा। ठीक है। तो ये जो फॉर्म देखोगे आप यहाँ पे, फॉर्म में ये पोयम मेटाफिजिकल है। क्यों? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया, यानी कि जो ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन है उसको एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, और वो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? पुली। तो पुली से एक्सप्लेन यहाँ पे उसको किया गया है इस पोयम में। एक्सटेंडेड कंसीट का मतलब होता है कि पुली का मेटाफर पूरी पोयम में कंसिस्टेंटली यूज होता है, सिर्फ एक लाइन तक लिमिटेड नहीं है। रेस्टलेसनेस को एक मैकेनिकल फोर्स के जैसे ट्रीट किया गया है, जो सोल को गॉड की तरफ खींचता है। ठीक है।
स्ट्रक्चर का बात करोगे तो 5 स्टैंजाज में लिखा गया है, जो आपकी 5 लाइन का ईच स्टैंजाज है, क्वांटेन्स में लिखा गया है। और राइमिंग स्कीम कैसी है, ए बी 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 ए है आपकी राइमिंग स्कीम। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही डिसिप्लिन्ड है यहाँ पे आपका। जॉनरे का बात करोगे यहाँ पे आपका, तो ये पोयम डिवोशनल लिरिक है। ये इसलिए है क्योंकि ये गॉड के प्रेज करने का या ब्लेम करने की बजाय गॉड के इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रही है। हर्बर्ट इमेजिन करते हैं कि क्रिएशन के टाइम गॉड क्या सोच रहे होंगे जब उन्होंने इंसान को बनाया होगा। तो ये इमेजिनेशन पोयम के बहुत ही इंटीमेट और थॉटफुल बना देती है यहाँ पे आपका। सेंट्रल आइडिया का बात करें तो मेन सेंट्रल आइडिया क्या है आपका यहाँ पे, कि गॉड विदहोल्ड रेस्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू ड्रॉ देम क्लोजर टू हिम। पोयम का सेंट्रल मैसेज ये है कि गॉड ने जानबूझकर इंसान को कंप्लीट रेस्ट नहीं दिया, आराम नहीं करने दिया। इसका रीजन पनिशमेंट नहीं है बल्कि डिवाइन लव है। गॉड चाहते हैं कि इंसान दुनिया के प्लेजर्स में ही सेटिस्फाइड ना हो जाए, बल्कि अल्टीमेट पीस के लिए वो मेरे पास आए। ठीक है, बैकग्राउंड समझो आप इस पोयम का यहाँ पे। तो ये जो पोयम है, ये मेटाफिजिकल पीरियड की खासियत ये थी कि पोएट सिर्फ इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे, बल्कि उन इमोशंस को रीजन और लॉजिक के थ्रू भी एक्सप्लेन करते थे। हर्बर्ट इसी ब्लेंड को फॉलो करते हैं, ये जो उन्होंने बताया यहाँ पे। और साथ ही में ये जो पोयम है आपके यहाँ पे, ये क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग है। अब ये बिलीफ क्या था, बिलीफ ये था कि दुनिया के गिफ्ट्स टेम्परेरी होते हैं, और हर्बर्ट इसी आइडिया को ये कहकर रिफ्लेक्ट करते हैं कि गॉड ने सब कुछ दिया पर कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ताकि सोल गॉड की तरफ मूव करे। हम जब परेशान होते भगवान के पास पहुंच जाते हैं ना यहाँ पे कि हे भगवान ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढीमका कर दो, तो वो इसीलिए है। फिर ये यहाँ पे बता रहा है आपका कि जैसे पुली में टेंशन वेट के ऊपर उठाता है, वैसे ही ह्यूमन रेस्टलेसनेस सोल को गॉड की तरफ खींचती है। तो टेंशन यहाँ नेगेटिव नहीं बल्कि एक नेसेसरी फोर्स की तरह बता दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो पुली कंसेप्ट यहाँ पे बताया, ये टेंशन आपका ये कंसेप्ट इसलिए यूज हुआ है। फिर यहाँ पे आपका प्योरिटन इन्फ्लुएंस व्यू के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके। तो ये जो प्योरिटन थॉट था, इसके अकॉर्डिंग अगर दुनिया ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए तो इंसान गॉड को भूल सकता है। हर्बर्ट का पोयम इसी बिलीफ को बहुत ही सटल तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि दुनिया की ब्लेसिंग्स डेंजरस हो सकती हैं अगर गॉड से दूर हो जाए वो, तो इसीलिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपका फुल टेक्स्ट का मीनिंग समझो। यहाँ पे एक एक लाइन को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पहली लाइन है व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड अ मैन, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अब इस लाइन में पोएट हमें एक क्रिएशन का मोमेंट में ले जाते हैं। ठीक है, हर्बर्ट इमेजिन कर रहे हैं कि जब गॉड ने सबसे पहली बार इंसान को बनाया होगा। तो ये एक इमेजिनेटिव और बाइबलिकल सीन है, फैक्चुअल हिस्ट्री नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल इमेजिनेशन है। तो यहाँ टोन कैसी है, बिल्कुल काम और थॉटफुल है, जैसे कि गॉड प्लानिंग कर रहे हो आपके। ठीक है, फिर बोला गया है हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय लेट अस सेड ही। तो गॉड के पास एक ग्लास है, ये जो ग्लास है यहाँ पे, ये कंटेनर है, ग्लास है यहाँ है जिसमें ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं। तो ग्लास यहाँ सिंबॉलिक है, इसका मतलब है इसका मतलब है लिमिटेड कंटेनर जो केयरफुली यूज होने वाला है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं ब्लेसिंग्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और गॉड जनरस है, कंजूस नहीं है यहाँ पे। फिर बोला गया है यहाँ पे आपके लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे गॉड डिसाइड करते हैं कि इंसान पर मैक्सिमम ब्लेसिंग्स डाल दिया जाए। तो ये जो बोल रहे हैं लेटस, ये बोला गया ना लेटस, तो लेटस एक रॉयल या डिवाइन टोन क्रिएट करता है। गॉड थॉटफुल डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस लाइन से क्लियर होता है कि गॉड इंसान के अगेंस्ट नहीं है, ये उनका इंटेंशन बल्कि वो एक इंटेंशन लविंग टोन में उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई। अब वर्ल्ड की जो भी अच्छी चीजें हैं, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है, विजडम है, प्लेजर है, ये सब वो पहले अलग अलग बिखरी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गॉड ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सारी रिचनेस इंसान को दे दी जाए यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पैन। अब इसका क्या मतलब है कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पैन का यहाँ पे आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना और स्पैन का मतलब है छोटी सी जगह। तो यानी दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स को इंसान की लाइफ के एक अंदर कंप्रेस कर दिया जाए, तो इंसान को पावरफुल, गिफ्टेड और केपेबल बना दिया जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आओ, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अप वे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ इंसान को दी जाती है। अब स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं है बल्कि लाइफ फेस करने की एबिलिटी है। तो स्ट्रेंथ क्या हो गई, फर्स्ट मेड अ वे, क्योंकि बिना स्ट्रेंथ के बाकी गिफ्ट्स को तो आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर बोला है देन ब्यूटी फ्लोर, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। तो एक के बाद एक ब्लेसिंग्स फ्लो की होती जाती हैं। ब्यूटी जो अट्रैक्शन और चार्म है आपका, विजडम जो आपका इंटेलिजेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, ऑनर आपका जो रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है यहाँ पे आपका। ठीक है,
और प्लेजर आपका जो आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हो, यानी एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो ये फ्लो वर्ड बताता है कि ब्लेसिंग्स फ्रीली और जनरसली दी जा रही है यहाँ पे आपके। फिर बोला गया है व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट गॉड मेड अस स्टे परसीविंग दैट अलोन ऑल ऑफ हिज ट्रेजर। अब ये गॉड मेड अस स्टे, जहां मतलब जब लगभग सारी आपकी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती है तब गॉड रुक जाते हैं। मेड अस स्टे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ना, मेड अस स्टे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है आपके पोएम का यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहे परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर। तो गॉड रियलाइज करते हैं कि उनके ट्रेजर में सिर्फ एक चीज अभी बाकी है। तो गॉड यहाँ केयरलेस नहीं बल्कि अवेयर और थॉटफुल है। और वो क्या है? रेस्ट इन द बॉटम लेक। कौन सी ब्लेसिंग बची हुई है? रेस्ट बची हुई है बस वहां पे। तो जो चीज ग्लास के बिल्कुल बॉटम में पड़ी हुई है वो है वो है रेस्ट। रेस्ट का मतलब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, इनर पीस, नो डिजायर या डिससेटिस्फैक्शन। और यहीं से पोएम का मेन आइडिया आपका शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखो आपके, फॉर इफ आई शुड सेड ही। तो गॉड अब अपने आप से यहाँ पे रीजन करना शुरू करते हैं, और ये एक लॉजिकल और फिलोसॉफिकल थिंकिंग का मोमेंट है अब आपका यहाँ पे। बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर। तो गॉड रेस्ट को एक ज्वेल यानी कीमती रत्न के रूप में देखते हैं यहाँ पे। और अब यानी यहाँ पे रेस्ट अब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट है यहाँ पे। तो इंसान को अब गॉड क्या बोल रहे हैं? माई क्रिएचर बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं माई क्रिएचर, ये एक आपका पॉजिटिव टोन दिख गया यहाँ पे, पॉजिटिव और केयरिंग टोन है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब बोल रहे हैं ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। अगर इंसान को रेस्ट भी मैं दे दूंगा तो वो गॉड के गिफ्ट्स को पूजने लगेगा और गॉड को नहीं पूजेगा। यानी आपका मैसेज यहाँ पे वो दे रहे हैं कि इंसान कंफर्ट में आकर वो मुझे भूल जाएगा, गॉड को भूल जाएगा। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड लूजर्स बी। तो इंसान नेचर, ये जो वर्ल्ड आपका प्लेजर है सक्सेस में ही सेटल हो जाएगा आपका। और नेचर का क्रिएटर यहाँ पे ये, एंड नेचर नॉट द गॉड, गॉड ऑफ नेचर। तो यहाँ भगवान को वो भूल जाएगा। तो ये लाइन आप पे क्लियर डिस्टिंक्शन बनाती है कि नेचर का है, नेचर इज नॉट इक्वल टू गॉड, क्रिएशन इज नॉट इक्वल टू योर क्रिएटर, सो बोथ शुड लूजर्स बी। तो अब इस लाइन में यहाँ पे बता रहे हैं ये कि अगर ऐसा होता है इंसान गॉड को लूज कर जाएगा और गॉड इंसान को लूज कर जाएगा, इसलिए रेस्ट देना दोनों के लिए नुकसानदायी हो सकता है, दोनों यहाँ पे लूज कर लेंगे। फिर ये बोला गया है येट लेट हिम कीप द रेस्ट। अब ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, गॉड डिसाइड करते हैं कि बाकी सारी ब्लेसिंग्स इंसान के पास रहेंगी। गॉड को पनिशमेंट, गॉड यहाँ पे आपके कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ एक चीज को रोक रहे हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, फिर बोल रहे हैं बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। इंसान के पास सब होगा लेकिन साथ में राइपनिंग रेस्टलेसनेस ये होगी होगी यहाँ पे, लेकिन जो कांस्टेंट डिससेटिस्फेक्शन है, बेचैनी है, वो भी रहेगी आपके साथ में। तो राइपनिंग क्या है? कंप्लेंट वाली डिससेटिस्फेक्शन होती है, उसको बोला गया है यहाँ पे राइपनिंग। ठीक है, रैपनिंग, सॉरी रैपनिंग। ठीक है, तो फिर ये बोला गया है यहाँ पे लेट हिम बी रिच एंड वेरी दैट एट लीस्ट। तो गॉड कहते हैं कि इंसान रिच भी होगा ब्लेसिंग्स के साथ में और वेरी भी होगा, यानी थका हुआ होगा, यानी अनसेटिस्फाइड होएगा। तो ये जो है ये एक डेलिब्रेट कॉन्ट्रास्ट है रिच यट रेस्टलेसनेस का। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेरीनेस। तो अगर इंसान सिर्फ गुडनेस या वर्चू से गॉड तक नहीं आएगा तो शायद ये जो थकान है, ये वेरीनेस है, उसे मेरी तरफ खींच कर ले आएगी। तो ये वेरीनेस एक स्पिरिचुअल टूल बन जाता है यहाँ पे आपका। मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो फाइनली रेस्टलेसनेस और थकान इंसान को भगवान की गोद ब्रेस्ट तक ले पहुंचा देगी। तो माई ब्रेस्ट यहाँ पे एक बहुत इमोशनल इमेज है जो प्रोटेक्शन, कंफर्ट और एक फाइनल रेस्ट दे रहा है यहाँ पे। तो इंसान को वही रेस्ट मिलेगा जो गॉड ने पहले रोकी थी लेकिन अपने पास में यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पोएम है यहाँ पे क्या बताया गया है, गॉड ने जानबूझकर आपके रेस्ट को इंसान को रेस्ट नहीं दिया है ताकि इंसान दुनिया में ही सेटल ना हो जाए। रेस्टलेसनेस एक पुली बन जाती है जो इंसान को ऊपर यानी भगवान के पास खींचती है यहाँ पे। ठीक है, मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, यहाँ पे आप रीड कर लेंगे। अब थीम्स का बात करोगे यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है आपके डिवाइन विजडम। अब इस थीम का मतलब ये है कि गॉड का डिसीजन इमोशनल या आर्बिट्रेरी नहीं है, बल्कि बहुत ही डीपली वाइज और आपका पर्पसफुल है। तो गॉड रेस्ट को इसीलिए नहीं रोकते कि वो क्रूअल है, बल्कि इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन नेचर को अच्छी तरह जानता है। अगर इंसान को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तो वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझने लगेगा और वो मुझे भगवान को भूल जाएगा। तो हर्बर्ट यहाँ गॉड को एक वाइज प्लानर के रूप में दिखाते हैं जो जानते हैं कि डिपेंडेंस इंसान को स्पिरिचुअल सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और रेस्ट के एब्सेंस में इंसान हमेशा हम्बल रहेगा और उसे बार बार भगवान की तरफ देखने पर मजबूर करेगा। फिर बोला गया है ह्यूमन रेस्टलेसनेस को लेके। तो इस थीम में जॉर्ज हर्बर्ट ये क्लियरली बताते हैं कि दुनिया के सारे गिफ्ट्स, और वो कौन से? स्ट्रेंथ, ब्यूटी, ऑनर, प्लेजर, ये सब टेम्परेरी है।
वो एक्साइटमेंट तो देते हैं लेकिन लास्टिंग पीस नहीं देते, और इंसान जितना ज्यादा दुनिया से लेता है उतना ही ज्यादा वो थकता जाता है। तो यहाँ रेस्टलेसनेस को नेगेटिव वीकनेस नहीं माना गया है, बल्कि एक सिग्नल माना गया है। किस चीज का? एक रिमाइंडर कि दुनिया फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ट्रू रेस्ट जो इंसान को चैन देता है वो भगवान के पास ही मिलेगा, उसको दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। फिर बोल रहा है वर्शिप वर्सेस अडल्ट्री, सॉरी आइडलेट्री। तो इस थीम का जो कोर क्रिश्चियन बिलीफ है वो ये है, क्रिएटर और क्रिएशन के बीच के फर्क को समझना। तो हर्बर्ट के अकॉर्डिंग अगर गॉड इंसान को रेस्ट भी दे देता है तो इंसान गॉड के गिफ्ट्स यानी नेचर, वेल्थ, प्लेजर को ही पूजने लगेगा और वो भगवान को भूल जाएगा। तो ये सिचुएशन आपकी आइडोलेट्री है ना। तो जहाँ गिफ्ट्स गॉड की जगह ले लेते हैं, इसलिए गॉड रेस्ट को रोककर इंश्योर करते हैं कि इंसान गिफ्ट से आगे बढ़कर गिवर तक पहुंचे, यानी मेरे पास पहुंचे, यानी भगवान के पास पहुंचे। तो ट्रू वर्शिप तब होती है जब इंसान गॉड से कनेक्टेड रहे और सिर्फ दुनिया के कंफर्ट से नहीं। ठीक है। फिर ये बोला गया है यहाँ पे स्पिरिचुअल पुल को लेके, तो ये थीम में रेस्टलेसनेस को एक डिवाइन मैकेनिज्म के रूप में देखा गया है। डिससेटिस्फैक्शन इंसान को डिस्टर्ब करती है, लेकिन वही डिस्टर्बेंसेस उसे गॉड की तरफ पुल भी करते हैं। जैसे पुली में टेंशन वेट के ऊपर उठाता है, वैसे ही डिससेटिस्फैक्शन सोल को स्पिरिचुअल हाइट पर ले जाता है। तो हर्बर्ट के लिए ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये यहाँ पे उसके लिए कोई हार नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल मूवमेंट का इंजन है जो इंसान को एक इटर्नल रेस्ट की तरफ ले जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है। अब स्टाइल का बात करो यहाँ पे, तो ये एक्सटेंडेड कंसीड यूज किया गया है। इसका मतलब है कि एक ही मेटाफर जो है, एक ही मेटाफर है जो कंसीड है, वो पूरी पोयम में कंसिस्टेंटली डेवलप होता है। और वो कौन सा है आपका? पुली। तो द पुली में पुली सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पूरे पोयम का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। तो पुली का फंक्शन क्या होता है? टेंशन क्रिएट करना, और वही टेंशन आपके वेट को ऊपर उठाती है। तो हर्बर्ट इस आइडिया को स्पिरिचुअल लेवल पर यूज करते हैं, और रेस्टलेसनेस को एक टेंशन है जो सोल की गॉड को तरफ खींच कर ले जाता है। ठीक है। तो ये मेटाफर पूरी पोयम में आपका एक लॉजिकली सस्टेन होता है, जो इसी स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल पोयम में आपका यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का बात करें तो पर्सोनिफिकेशन के थ्रू गॉड को एक थिंकिंग और स्पीकिंग बीइंग के रूप में देखा गया है। गॉड सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि वो रीजन और इमोशन के साथ में डिसीजन लेने वाले फिगर है यहाँ पे आपके। ठीक है। फिर आपका शेप फॉर्म के बारे में बात करें यहाँ पे, तो जो आपके यहाँ पे पोयम का फॉर्म है उसका भी मीनिंग को यहाँ पे सपोर्ट करता है। जैसे ब्लेसिंग्स एक ग्लास में पोर हो रही है और एक छोटी सी जगह इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो स्टेंजास कैसे हैं? कंट्रोल्ड है और कॉम्पैक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर डिसिप्लिन एक क्यों यूज किया है? ताकि वो गॉड के कंट्रोल, जनरोसिटी और थॉटफुल रिस्ट्रेंट को रिफ्लेक्ट कर सके। यहाँ पे आपका टोन का बात करें तो टोन यहाँ पे आपकी बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेंडली है। यहाँ पे गॉड गुस्से में नहीं बोल रहे, बल्कि एक लविंग और विजडम के साथ में यहाँ पे रीजन कर रहे हैं। लैंग्वेज सिंपल है और कोई फालतू का हैवी फिलोसॉफिकल जार्गन यूज नहीं किए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज किए हैं, लेकिन आइडिया बहुत गहरा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और म्यूजिकलिटी की बात करें तो इन्होंने रिपीटेशन वाले आपके वर्ड्स यूज किए, जैसे लेट हो गया, कीप हो गया यहाँ पे आपके, तो वो पोयम की रिदम को यहाँ पे आपके बना रहे हैं। ठीक है। अब क्रिटिकल एनालिसिस में आप बताइए, रीड कर लेंगे इसे, कि ये मास्टरपीस आपका कंसिडर किया गया है मेटाफिजिकल पोएट्री का, और ये एक्सप्लेन कर रहा है आपकी ह्यूमन कंडीशन को थियोलॉजिकली, कि हम क्यों आपका एम्प्टी फील करते हैं डिस्पाइट अबंडेंस को लेके, क्योंकि हमारे पास वो रेस्ट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। फिर ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे रेस्टलेसनेस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एंश्योरिंग साल्वेशन, और कॉन्ट्रास्ट विद सेक्युलर व्यूज स्पिरिचुअल पर्पस बिहाइंड सफरिंग। ये रीड कर लेंगे, मैंने एक्सप्लेन आपका सारा यहाँ पे कर ही दिया है आपका। ठीक है। अब सिंबल्स वगैरह का बात करो अब यहाँ पे, तो वो भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपका पहला सिंबल आता है ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स को लेके। तो ग्लास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं। तो ये सिंबल गॉड की जनरसिटी को यहाँ पे दिखा रहा है। गॉड फ्रीली और अबंडेंटली गिफ्ट देते हैं, कंजूस नहीं है। पुली आपका, पुली क्या बता रहा है? रेस्टलेसनेस को एज मैकेनिज्म की तरह बता रहा है। सिंबल है वो रेस्टलेसनेस का, जो इंसान को नीचे से ऊपर उठाता है, उसकी सोल को। यहाँ पे रेस्ट का बात करें तो रेस्ट यहाँ सिर्फ फिजिकल रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि वो इटर्नल पीस का सिंबल है। तो ये पीस सिर्फ गॉड के पास हमें मिलता है, दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। और रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, तो ये रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस वो डिससेटिस्फैक्शन है जो इंसान को कभी फुली सेटिस्फाइड नहीं होने देती। ये सेल्फ सफिशिएंसी को ब्रेक करती है और इंसान को भगवान पर डिपेंडेंट बनाती है। ठीक है। अब आप रिवाइज करेंगे इसको यहाँ पे आप, ये आपका टाइटल कहाँ से लिया गया है? ये इन्होंने पुली कंसीड यूज किया है ह्यूमन रेस्टलेसनेस के लिए। आपका स्ट्रक्चर 5 क्वांटेन्स में यानी 5 लाइन के स्टैंजाज है। राइमिंग स्कीम आपकी ये यूज की गई है। मेटाफिजिकल पोएम है, द टेम्पल कलेक्शन से ली गई है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1633 में इसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे आपका।
सेंट्रल कंसीट जो है यहाँ पे गॉड विद होल्ड रेस्ट को यूज किया गया है, कंटेनमेंट को, और ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स जैसे कंसीट्स बताए हैं यहाँ पे। और रेस्टलेसनेस आपका पुली की तरह ऐड कर रहा है यहाँ पे। गिफ्ट्स जो यहाँ पे लिस्ट किए गए थे वो है आपके स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, ये सारे के सारे उन्होंने दे दिए थे सिवाय एक के। और वो एक कौन सा गिफ्ट था यहाँ पे आपका, वो था यहाँ पे इनका रेस्ट, ठीक है, उसको नहीं दिया था। और गॉड की रीजनिंग बताते हैं वो कि मैन वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, इसलिए उन्होंने सारे गिफ्ट नहीं दिए, रेस्ट को अपने पास रख लिया। और इसका रिस्क क्या था कि वो अपने आप को मतलब सेल्फ सफिशिएंट समझने लग जाएगा, तो उसको हम्बल रखने के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे आपका रेस्ट को अपने पास में रख लिया आपका, ठीक है। फिर फाइनल पर्पस क्या था, रिच एंड वेरी मैन सिक्स गॉड थ्रू वेरीनेस, जब वो थकान फील करेगा तो वो मेरे पास आएगा यहाँ पे आपका। मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा यहाँ पे आपका। ये मेन की लाइन है जो एग्जाम में आपके पूछ ली जाती है, तो इनको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पैन मतलब वर्ल्डली रिचेस मेड कॉम्पैक्ट, ये सारे उनके एक इंसान के अंदर उन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस यानी डिससेटिस्फाइड लॉन्गिंग, सब कुछ होने के बाद में भी इंसान के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो एक अधूरापन, एक खालीपन सा महसूस करता रहता है, ठीक है। पोएटिक डिवाइस कौन से यूज किए हैं, गॉड को पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सोनिफाई कर दिया है, पुली और ग्लास जैसे मेटाफर्स यूज किए हैं। टोन कैसी है यहाँ पे, वाइज और आपकी पटर्नल टोन है यहाँ पे आपकी, ठीक है, इन सारी चीजों को यहाँ पे यूज किया गया है आपका। अब नेक्स्ट आओ, थीम और समरी, ट्रू रेस्ट इज स्पिरिचुअल नॉट अर्थली, रेस्टलेसनेस लीड्स टू गॉड, ये सब यहाँ पे आपका यूज किया गया है जो आपको यहाँ पे आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आपका द पुली। अब हम यहाँ पे द कॉलर के साथ में स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। एक बार आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी अभी आती हूँ आपके साथ में। ओके, अब द कॉलर का बात करें तो द कॉलर भी आपका यहाँ पे द टेम्पल कलेक्शन से लिया गया है, विच वॉज पब्लिश्ड व्हेन इन 1633 में पब्लिश किया गया था। टाइटल एक डबल मीनिंग है, यानी कि पन कैरी करता है। कॉलर एक तरफ तो अपना क्लरिकल कॉलर होता है, उसको सजेस्ट करता है जो प्रीस्टहुड और रिलीजियस ड्यूटी का सिंबल है, और दूसरी तरफ कॉलर एक चोक कॉलर होता है, जैसे लगता है जो रिस्ट्रेंट या सफोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डुअल मीनिंग से ही पोएम का एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाता है, और वो क्या है, फेथ और फ्रीडम के बीच का टेंशन। फॉर्म का बात करें तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है, और एक ही स्पीकर है यहाँ पे, पोएट या प्रीस्ट कह सकते हो, वो अपने अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को बहुत लाउड और इमोशनल आउटबर्स्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है ना। और आपकी जो लाइंस वगैरह है वो काफ़ी जैग्ड और ब्रोकन लाइंस है, जो स्पीकर के रेबेलियस टेस्ट ऑफ माइंड को विजुअली और रिदमिकली रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे आपका। स्ट्रक्चर का बात करो तो एक स्टेंजा है जो 36 लाइंस का है यहाँ पे आपका, इरेगुलर राइम यूज़ की गई है यहाँ पे आपकी, और अनकंट्रोल्ड इमोशनल फ्लो को दिखा रही हैं ये लाइंस यहाँ पे आपकी। और ये जो इरेगुलर रिदम है ये, तो ये स्पीकर के मेंटल केओस और फ्रस्ट्रेशन का मिरर करती हैं। तो ये लैक ऑफ ऑर्डर है यहाँ पे, ये डेलिब्रेटली यूज़ किया गया है ताकि स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन और वो रिवोल्ट को क्लियरली दिखा सके। जॉनरे का बात करें तो पोएम का जॉनरे स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, स्पीकर ओपनली गॉड और रिलीजियस लाइफ को अगेंस्ट कंप्लेन करता है, ठीक है। तो अपनी सेक्रीफाइसेस को मीनिंगलेस मानता है, लेकिन पोएम के एंड में एक डिवाइन कॉल यानी जो चाइल्ड यहाँ पे सुनाई देता है, वो रेबेलियन को सडनली सबमिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेजोल्यूशन पोएम के इमोशनल क्लाइमेक्स है यहाँ पे आपका। बैकग्राउंड के बारे में बात करो तो पोएम हर्बर्ट को पर्सनल स्पिरिचुअल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती है। तो एज अ प्रीस्ट उनकी लाइफ डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस और ओबीडियंस से भरी थी। तो जबकि उनका जो अंदर की दुनिया थी, जो उनका अंदर का वर्ल्डली फ्रीडम है, वो प्लेजर को डिजायर भी करता है। तो द कॉलर इसी टेंशन को एक्सप्रेशन है, फेथ के अगेंस्ट एक ऑनेस्ट इमोशनल रिवोल्ट है ये यहाँ पे आपका। फिर कॉलर पन्स ऑन क्लरिकल कॉलर, वो ऑफ सर्विस एंड चोक कॉलर यानी डिवाइन रेस्ट्रेंट। तो टाइटल का पन पोएम के मीनिंग को बहुत ही और गहरा लेकर जाता है। क्लरिकल कॉलर प्रीस्टहुड और गॉड की सर्विस को सिंबलाइज करती है, जबकि चोक कॉलर स्पीकर के लिए रिस्ट्रिक्शन और सफोकेशन का सिंबल है। तो ये पन बताता है कि जो चीज़ ड्यूटी है वही कभी कभी बर्डन भी लगने लग जाती है। मेटाफिजिकल का बात करें यहाँ पे तो पोएम मेटाफिजिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ सडन टर्न यानी वोल्टा आता है। पोएम का ज़्यादा हिस्सा रेबेलियन, एंगर और कंप्लेंट से भरा होता है, लेकिन एक ही डिवाइन वर्ड सुनते ही स्पीकर का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम्बल हो जाता है वो। और ये शार्प शिफ्ट इंटेलेक्ट, इमोशन और फेथ का ड्रामेटिक इंटरेक्शन को शो कर रहा है, जो मेटाफिजिकल पोइट्री का आपका एक कोर फीचर होता था यहाँ पे आपका, ठीक है। तो क्या चीज़ आप ध्यान में रखोगे यहाँ पे आपका कि द कॉलर ड्रामेटाइजेज अ प्रीस्ट रेबेलियन अगेंस्ट रिलीजियस रिस्ट्रेंट एंडिंग इन सडन सबमिशन थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप मीनिंग देखो इसका, आई स्ट्रक द बोर्ड एंड क्राइड नो मोर आई विल अबॉर्ड। तो पोएम एक सडन आउटबर्स्ट से शुरू होती है,
स्पीकर टेबल पर जोर से हाथ मारता है धम करके और गुस्से में बोलता है कि बस अब और नहीं। तो ये लाइन रेबेलियन फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही है यहाँ पे आपके। और एक प्रीस्ट जो अपनी रिलीजियस लाइफ से थक चुका है। आई विल अबॉर्ड, सॉरी आई विल अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब स्पीकर डिसाइड करता है कि वो अब बाहर निकल जाएगा और यानी रिलीजियस ड्यूटी और रिस्ट्रेंट को छोड़कर वो अब दुनिया की तरफ जाएगा। तो अब्रॉड ये जो है यहाँ पे आपका, ये सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि फ्रीडम और वर्ल्डली लाइफ का सिंबल है यहाँ पे आपका। अब बोल रहा है व्हाट शैल आई एवर साई एंड पाइन। तो स्पीकर खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या मैं हमेशा ही साई करता रहूं, दुखी रहूं। तो ये लाइन उनकी इमोशनल एग्जॉशन का और लॉन्ग टर्म सफरिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है। माई लाइन्स एंड लाइफ आर फ्री, फ्री एज द रोड। तो स्पीकर क्लेम करते हैं कि उनकी जो पोएट्री और लाइफ दोनों नेचुरली फ्री है। वो मानते हैं कि फ्रीडम उनकी नेचुरल राइट है, जैसे रोड खुली होती है सबके लिए वैसे ही। फिर बोल रहे हैं लूज एज द विंड एज लार्ज एज स्टोर। तो स्पीकर अपनी फ्रीडम को एक और एग्जैजरेट टोन में बताते हैं कि जैसे हवा की तरह लूज हैं वो और स्टोर वेयर हाउस की तरह लार्ज हैं वो। तो ये आपका जो है एक बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना हाइपरबोलिक लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है ये उनके रेबेलियन और एक्साइटमेंट को दोनों को दिखा रही है। फिर ये बोल रहे हैं शैल आई बी स्टिल इन सूट। तो सूट का मतलब यहाँ सर्विट्यूड या ओबीडियंस है। तो स्पीकर पूछते हैं कि क्या मैं हमेशा ही सर्विस में लगा रहूं। तो ये प्रीस्टहुड और रिलीजियस ड्यूटी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट है। फिर बोल रहे हैं हैव आई नो हार्वेस्ट बट अ थॉर्न। तो स्पीकर यहाँ अपनी रिलीजियस लाइफ के उसको एक फार्मिंग से कंपेयर करते हैं। वो पूछते हैं कि मेरी सारी मेहनत का रिजल्ट सिर्फ कांटे ही है क्या। तो ये डिसअपॉइंटमेंट और बिटरनेस को दिखाता है यहाँ पे। टू लेट मी ब्लड एंड नॉट रिस्टोर। तो थॉर्न सिर्फ पेन देते हैं, कांटे चुपते हैं तो और खून निकलता है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। तो स्पीकर को लगता है कि फेथ सिर्फ सेक्रीफाइस मांगता है और रिवॉर्ड नहीं देता है। वट आई हैव लॉस्ट विथ कॉर्डियल फ्रूट। तो स्पीकर एक्सपेक्ट करता है कि उसके सेक्रीफाइस के बदले कॉर्डियल फ्रूट यानी स्वीट रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ फ्रूट स्पिरिचुअल रिवॉर्ड का सिंबल है यहाँ पे आपका, असली का फ्रूट नहीं। श्योर देयर वॉज वाइन। स्पीकर पास्ट को याद करता है। वो कहता है कि जरूर पहले वाइन थी। वाइन यानी जॉय, सेलिब्रेशन और वाइटलिटी का सिंबल है ये यहाँ पे। नाउ बिफोर माई साइज डिड ट्राई देयर वॉज कॉर्न। तो स्पीकर मानता है कि उसकी जो खुद की सैडनेस और साइज है उन्होंने जॉय को ख़त्म कर दिया है और कॉर्न यहाँ अबंडेंस और नरिशमेंट का सिंबल है। फिर बोल रहे हैं बिफोर माई टीयर्स डिड ड्राउन इट। तो टीयर्स ने कॉर्न को ड्राउन कर दिया, यानी स्पीकर की सैडनेस और सफरिंग ने सारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस उनकी डिस्ट्रॉय कर दी है। इज द ईयर ओनली लॉस्ट टू मी। स्पीकर पूछता है कि क्या मेरी पूरी जिंदगी ही वेस्ट हो गई है। ईयर यहाँ यानी कि लाइफ का प्रोडक्टिव फेज खत्म होने का सिंबल है यहाँ पे। हैव आई नो बेस टू क्राउन इट। तो बेस क्या है यहाँ पे आपका, ये जो बेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेस आपकी जो लॉरल लीव्स होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो ऑनर और अचीवमेंट का सिंबल है। स्पीकर को लगता है कि उसकी लाइफ में अब कोई सक्सेस या कोई रिकॉग्निशन नहीं बचा है। नो फ्लावर्स नो गार्लैंड्स गे, ऑल ब्लास्टेड ऑल वेस्टेड। तो फ्लावर्स और गार्लैंड्स सेलिब्रेशन और जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीकर के लिए ये सब कुछ ब्लास्टेड यानी डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया है। फिर ये पूछ रहे हैं ऑल वेस्टेड, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत पावरफुल है। स्पीकर सिंसियरली पूछते हैं कि क्या सब कुछ बेकार चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर बोल रहे हैं नॉट सो माई हार्ट बट देयर इज फ्रूट। तो स्पीकर यहाँ अपने दिल को, यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। वो अपने दिल को समझाते हैं कि सब वेस्ट नहीं हुआ है, फ्रूट अभी भी है। एंड दाउ हैस्ट हैंड्स। तुम्हारे पास हैंड्स है यानी तुम अभी भी एक्शन ले सकते हो, मेहनत कर सकते हो और होप की एंट्री होती है फिर यहाँ से। रिकवर ऑल दाई साई ब्लोन एज। तो स्पीकर अपनी वेस्टेड लाइफ को साइन ब्लोन करते हैं और एक लाइफ जो सिर्फ साइज में निकल गई अब वो उसे रिकवर करना चाहते हैं। ऑन डबल प्लेजर्स लीव दाई कोल्ड डिस्प्यूट। तो स्पीकर सजेस्ट करते हैं कि अब डबल प्लेजर्स को और छोड़ दो, ये कोल्ड ड्राई डिबेट्स ऑफ रिलीजन को, और व्हाट इज फिट एंड नॉट फॉरसेक दाई केज। तो केज यहाँ पे रिलीजियस रूल्स और मॉरल रिस्ट्रिक्शंस का सिंबल है। स्पीकर खुद को केज में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं दाई रोप ऑफ सेंड्स। तो रोप ऑफ सेंड्स यहाँ पे क्या है, ये एक यूजलेस बॉन्ड है जो पकड़ भी नहीं सकता। तो स्पीकर को लगता है कि रूल्स यहाँ पे सारे के सारे आपके मीनिंगलेस है। विच पेटी थॉट्स हैव मेड टू दी गॉड गुड केबल टू एनफोर्स एंड ड्रॉ। तो स्पीकर मानता है कि ये केज और रोप उन्हें अपने छोटे थॉट्स ने बनाए हैं और ये सेल्फ रियलाइजेशन भी है, लेकिन अभी भी आपकी जो टोन है रेबेलियस है। ये वीक रोप उसके लिए स्ट्रॉन्ग केबल बन गई है जो उसे कंट्रोल करती रही और खींचती रही यहाँ पे। एंड बी दाई लॉ का मतलब यहाँ पे मतलब वही रिस्ट्रिक्शंस उसके लाइफ का ही लॉ बन गई है यहाँ पे। वाइल दाउ डिडंट वर्क देन ब्रेक देम एंड अवे एंड टेक हीड माई हार्ट। तो ये जो लाइन है यहाँ पे ये क्लियर रेबेलियन है। स्पीकर कहता है कि अब इन सबको तोड़ दो और भाग चलो।
तो सडनली टोन चेंज होता है, स्पीकर अपने दिल को वार्निंग देता है यहाँ पे आपका, ये जो बोल रहा है यहाँ पे आपका, फॉर देर आर सम आई सी दैट आर, तो स्पीकर दुनिया को ऑब्जर्व करता है और दूसरों के एग्जाम्पल लेता है, मैड एज सी एंड विंड, तो यहाँ पे आपका जैसे और ऐसे लोग हैं जो आपकी फ्रीडम में पागल हो गए हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड सी और विंड होती है यहाँ पे आपकी, वैसे तूफान लहरें ऐसे चलती रहती है ना, उनको बताया है, वो इमेजरी यूज किया है, दैट हैव देयर सेल्स फिल्ड विद द स्ट्रॉन्ग ब्रेथ, तो यहाँ पे उनके सेल्स जो है गॉड की स्ट्रॉन्ग ब्रेथ से भरे हुए हैं, गॉड की पावर उन पर डायरेक्टली एक्ट कर रही है यहाँ पे, ऑफ गॉड्स डिस्प्लेजर हो इन वेन हैव सॉट, तो ये लोग गॉड के डिस्प्लेजर को शिकार है यहाँ पे, उन्होंने गॉड के गुस्से से बचने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए यहाँ पे, तो टू टर्न असाइड हिज रेथ, तो गॉड की रायत अवॉइड नहीं हो सकती है, फ्रीडम के साथ पनिशमेंट भी आई है यहाँ पे, हैव आई नॉट सीन, तो स्पीकर अपने एक्सपीरियंस को रेफरेंस देता है यहाँ पे फिर आपका, द प्राउड मैन ब्रोकन विद दाई रॉड एंड येट आई हेयर दाई कॉल चाइल्ड, तो गॉड की जो रॉड है यहाँ पे, ये अथॉरिटी और पनिशमेंट इसको बता रही है, उससे प्राउड लोग टूट जाते हैं, तो स्पीकर रियलाइज करते हैं कि गॉड की पावर जो है यहाँ पे आपका, ये पोएम का क्लाइमेक्स और रेजोल्यूशन है, तो गॉड सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं यहाँ पे आपका, ये जो वर्ड बोलते हैं यहाँ पे चाइल्ड, तो यहाँ पे आपका जो स्पीकर का रेबेलियन है वो इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाता है, तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे बी नॉट फेथलेस नाउ, तो ये एक जेंटल रिमाइंडर है कि पनिशमेंट नहीं, कि ये लाइन कंप्लीट सबमिशन और सरेंडर को शो करती है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो पोएम आपके रेबेलियन से स्टार्ट होती है, मिडवे में सेल्फ रियलाइजेशन आता है और एंड में डिवाइन वॉइस आपके रेबेलियन को खत्म करती है, और एंड में क्या होता है, फेथ विंस फ्रीडम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, मीनिंग आप देख लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थीम्स का बात करो यहाँ पे, तो आपका स्पिरिचुअल रेबेलियन वर्सेस सबमिशन का थीम है, पोयम का मेन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इंसान फ्रीडम चाहता है जबकि गॉड डिवाइन कॉलिंग देता है, तो स्पीकर पहले रेबेलियन करता है, फिर लेकिन एंड में गॉड की आवाज़ उसे वापस सबमिशन ले आती है आपके यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन डिसिप्लिन का बात करें तो सफरिंग इमेजेस जैसे थॉर्न और रॉड पनिशमेंट नहीं बल्कि आपकी करेक्शन होती है यहाँ पे आपका। फॉल्स फ्रीडम का बात करें यहाँ पे आपका, तो वर्ल्डली फ्रीडम सिर्फ एक आपका इल्यूजन है, रोप ऑफ सेंस दिखाता है कि दुनिया का प्लेजर और रेजोल्यूशन वीक होते हैं यहाँ पे। गॉड्स मर्सी का बात करें यहाँ पे, तो गॉड गुस्सा या पनिशमेंट से नहीं बल्कि एक जेंटल कॉल यानी चाइल्ड से स्पीकर को वापस बुलाते हैं, जो और भी ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे आपका। स्टाइल में बात करेंगे यहाँ पे, तो पोयम की जैग्ड और अनइवन लाइंस आपके जो स्पीकर है उसके जो अंदर इमोशनल तूफान चल रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एंड में जब गॉड बोलता है लाइंस काम और आपकी शॉर्ट हो जाती हैं जो विजुअल पीस को बताई गई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है, एक ही स्पीकर है और स्पीकर का आउटबर्स्ट है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, और रीडर आपका साइलेंट लिसनर है जो हम है। पन्स यूज किए गए हैं, सूट का मतलब प्रेयर और सर्विस भी है और कोर्टली ड्रेस भी है। बोर्ड आपका टेबल भी हो सकती है या आपका लॉ का टैबलेट भी हो सकता है यहाँ पे आपका, तो ये पन्स हर्बर्ट की मेटाफिजिकल विट को यहाँ पे दिखा रहे हैं। टोन कैसा है, एंग्री है आपका टोन है ना, और डिफाइंट से शुरू होता है लेकिन एंड में टेंडर और ओबीडियंट बन जाता है आपका। और रिदम कैसा है आपका, ये शुरू होता है आपका एरेटिक है यहाँ पे, रेबेलियन का साइन दिखाता है, फिर गॉड की वॉइस आते ही रिदम आपका स्लो हो जाता है और सीरीन हो जाता है यानी काम हो जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस में देखेंगे यहाँ पे आपका ये आपके जो एग्जाम्पलीफाइज या मेटाफिजिकल बिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पीकर का रेबेलियन प्लेफुल लगता है लेकिन उसके पीछे डीप फेथ छुपा होता है, तो पोएम इंटेलेक्ट और इमोशन दोनों को एंगेज करती है। साइकोलॉजिकल रियलम में पोएम एक बिलीवर उसके एक रियल स्पिरिचुअल क्राइसिस का कैप्चर करती है, डाउट आपके एंगर एस्केप की डिजायर, इन दोनों का ह्यूमन एक्सपीरियंस बता रहा है। वोल्टा इज डिवाइन इंटरप्शन, तो पोएम का सडन टर्न गॉड के एक शब्द से आता है चाइल्ड से, तो पोएट्री खुद कन्वर्सेशन का एक्ट बन जाती है यहाँ पे आपका। और ऑप्टिमिस्टिक विजन का बात करें तो पोएम नेगेटिव नहीं बल्कि गॉड के जो भटकी हुई सोल है उसको पनिश नहीं करते बल्कि अपनी अफेक्शन से उसको वापस अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। सिंबल्स आपके, ये आप सिंबल्स देख लेंगे यहाँ पे, मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे सारे सिंबल्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यहाँ पे आपका, और अब आप रिवाइज कर लो। टाइटल क्या है आपका, कॉलर क्या है, ये क्लरिकल कॉलर है या फिर रेस्टोरेंट बोल सकते हो। इरेगुलर लाइंस आपका वहाँ पे इसमें दिखाया गया है जो कि आपके रेबेलियन को, आपके गुस्से को, आपके अंदर के इनर टेम्परामेंट को यहाँ पे शो करती है आपको यहाँ पे। ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है और ये जो लाइन है ये आपके आउटबर्स्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे, और ये जो कंप्लेंट्स है ये आपके इन वर्ड्स इन फ्रेसेस के थ्रू यहाँ पे बताई गई है। नो बेस आपकी पोएटिक ग्लोरी को बता रहा है और ब्लास्टेड, ठीक है। ये सब आप रीड कर लेंगे, यहाँ पे मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इन एमसीक्यूज को यहाँ पे आपका एक बार सॉल्व कर लेते हैं। द पुली इज बाय किसने लिखी है, पुली जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, आपके मेटाफिजिकल पोएट है और उनकी डिवोशनल कलेक्शन द टेम्पल से ली गई है यहाँ पे। द इन द पुली गॉड विदहोल्ड, क्या विदहोल्ड कर लेते हैं वो,
वो सब कुछ देते हैं इंसान को सिवाय रेस्ट के यहाँ पे। और ये जो रेस्ट है यहाँ पे, ये जानबूझ कर रोक लिया जाता है ताकि वो भगवान के पास में इंसान हमेशा आता रहे। द कॉलर सिंबलाइजेस, ये आपके डिवाइन रिस्ट्रेंट को सिंबलाइज कर रहा है। और ये कॉलर प्रीस्टहुड और रिलीजियस ड्यूटी का सिंबल है यहाँ पे आपका। हर्बर्ट बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं? मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स, इंटेलेक्ट, इमोशन, स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज किए हैं। आपका टोन कैसा है पोली के अंदर? आपका टोन का बात करें तो वाइज और अफेक्शनेट टोन है यहाँ पे आपका। गॉड काम और रीजनिंग और लव के साथ में रेस्ट को विदहोल्ड करते हैं यहाँ पे आपका, कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। इन द कॉलर द वोल्टा इज, कहाँ पे आता है वोल्टा? जब भगवान उनको बुलाते हैं, गॉड कॉल एज चाइल्ड, तो यहाँ से एकदम से आपका टोन रेबेलियन से सबमिशन में शिफ्ट हो जाता है। द रेस्ट इन द बॉटम ले मीन्स, रेस्ट इन द बॉटम ले मीन्स मतलब आपका जो ये कंटेंटमेंट है इसको विदहेल्ड कर लिया है। रेस्ट गॉड की ब्लेसिंग्स के ग्लास में बाकी रह जाता है और बाकी सब कुछ इंसान को दे दिया जाता है। हर्बर्ट्स कलेक्शन इस, कैसा कलेक्शन है ये, कहाँ से लिया गया है? तो ये द टेम्पल कलेक्शन से आपका लिया गया है, जो कि इनका डिवोशनल पोइट्री का कलेक्शन है। द पुली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पुली यहाँ पे? ये रेस्टलेसनेस पुलिंग टू गॉड को यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके आज का टॉपिक, आपका जॉर्ज हर्बर्ट का दोनों आपकी पोएम्स जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको मेंशन कर दिया है। इसका पीडीएफ आपका विद्वान ऐप में अवेलेबल है या वेबसाइट में अवेलेबल है, और ये iOS के लिए है। ये आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और कोई क्वेरी या डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।